क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। इसमें दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एफ जेड एंड जी जेड आर कंटिन्यूस ऑन रीजन ए देन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी कंटिन्यूस फंक्शन की नहीं है। इफ़ एफ जेड एंड जी जेड आर कंटिन्यूस ऑन रीजन ए, अगर एफ जेड और जी जेड कंटिन्यूस फंक्शन हो तो बताना है इनमें से कौन सी कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं है। देखो हमें पता है कि अगर हमारा एफ जेड एंड जी जेड अगर ये दोनों ही कंटिन्यूस हैं तो हमें पता है कि एफ जेड इंटू जी जेड भी कंटिन्यूस होगा, एफ जेड प्लस जी जेड भी कंटिन्यूस होगा, एफ जेड अपॉन जी जेड भी कंटिन्यूस होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए कि अगर एफ जेड अपॉन जी जेड कंटिन्यूस है तो जो जी जेड है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए फॉर ऑल जेड जो कि सेट ए के एलिमेंट हो, रीजन ए के एलिमेंट हो। यानी कि जो जी जेड है वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये हमारा एफ जेड अपॉन जी जेड भी कंटिन्यूस होता है। यानी सम डिफरेंस प्रोडक्ट और ये इनका डिवीजन ये भी कंटिन्यूस होता है। बस कंडीशन ये है कि जी जेड जीरो नहीं होना चाहिए उस दिए गए डोमेन या रीजन ए में। इसमें जो ऑप्शन डी है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जेड माइनस जी जेड ये भी कंटिन्यूस होता है। ये कंडीशन ट्रू नहीं है, यानी यहाँ पर ये हमारा जो ऑप्शन डी है वो नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एफ जेड एंड जी जेड। हाँ, अगर यहाँ पर एफ जेड होता, एफ जेड माइनस जी जेड तो होती है, जेड लिखा हुआ है, जस्ट जेड ऐसे ब्रैकेट लगा के जेड लिखा हुआ है तो ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट जी बी आ फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी आ प्राइम फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। यानी ये कार्डिनलिटी जी का मतलब है यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी। देन सम एलिमेंट ऑफ जी हैज़ ऑर्डर पी इज। हमें बताना है इसमें से किस थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये ऑप्शन ए है ग्रीन थ्योरम, ऑप्शन बी है कैले थ्योरम, ऑप्शन सी है कॉची थ्योरम, ऑप्शन डी है टेलर्स थ्योरम। तो ये जो दी हुई स्टेटमेंट है ये कॉची थ्योरम की स्टेटमेंट है। मैं एक बार कॉची थ्योरम की स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा ये दी हुई स्टेटमेंट कॉची थ्योरम की स्टेटमेंट है। कॉची थ्योरम, let G be a finite group and P be a prime number such that P divide order of G। यानी P ग्रुप G के यानी P ग्रुप G के ऑर्डर को डिवाइड करता है। then there exist x belong to G such that order of x is equal to p। यानी कॉची थ्योरम बताती है यदि किसी फाइनाइट ग्रुप G के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर p डिवाइड करता है तो उस G में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर p के बराबर होता है। ये बताती है हमारी कॉची थ्योरम। तो एक कॉची थ्योरम की ही स्टेटमेंट है। अगर हम इसे देखें तो ये कॉची थ्योरम की स्टेटमेंट है। लेट जी बी आ फाइनाइट ग्रुप, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, एंड पी बी आ प्राइम फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। ऑर्डर ऑफ जी को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कार्डिनलिटी जी की तरह, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी है। देन सम एलिमेंट ऑफ जी हैज़ ए ऑर्डर पी। तो यहाँ कुछ एलिमेंट होगा जी में जिसका ऑर्डर पी होगा। तो ये वही बात है, ये कॉची थ्योरम ही है, कॉची थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी फाइनाइट ग्रुप जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस जी में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर पी के बराबर होता है, उस प्राइम नंबर पी के बराबर होता है। ये कॉची थ्योरम की स्टेटमेंट है। ग्रीन थ्योरम की स्टेटमेंट हमने पिछली वीडियो में पढ़ी हुई है। टेलर थ्योरम की स्टेटमेंट भी हम पढ़ चुके हैं कई बार। एक
कैले थ्योरम और है, इसकी स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं हम कैले थ्योरम की इसकी मैंने कर ही लिया। अब हम कैले थ्योरम की स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं एक बार। कैले थ्योरम क्या होती है? कैले थ्योरम की स्टेटमेंट बहुत इजी सी स्टेटमेंट है। एवरी ग्रुप G is isomorphic to a permutation ग्रुप, यानी हर एक ग्रुप आइसोमॉर्फिक होता है एक परमुटेशन ग्रुप के। ये है कैले थ्योरम की स्टेटमेंट। बहुत इजी सी सिंपल सी स्टेटमेंट है। एवरी ग्रुप जी इज आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसमें से कौन सी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है? ऑप्शन ए है ई कॉमा ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G1 स्टार G2। ऑप्शन बी है ए कॉमा बी नॉट बिलोंग टू G1 क्रॉस G2। ऑप्शन सी है कार्डिनलिटी ऑफ G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ G1 इंटू कार्डिनलिटी ऑफ G2, यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप G1 क्रॉस G2 इज इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2। ऑप्शन डी है ए कॉमा बी बिलोंग टू G1 क्रॉस G2। तो देखो इसमें एक बार हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये हमें पता चल जाएगा। तो एक बार हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या होता है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, let G1 and G2 are two groups, then G1 cross G2 यानी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 एंड G2 इज आ ग्रुप। ये भी एक ग्रुप होता है एंड डिफाइंड एज, और डिफाइंड किस तरीके से होता है? G1 क्रॉस G2 इक्वल टू होता है, यानी होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर G1 कॉमा G2 सच दैट G1 बिलोंग करेगा कैपिटल G1 से यानी ग्रुप G1 से, एंड G2 बिलोंग करेगा ग्रुप G2 से। ये होता है हमारा एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। यानी ये कुछ हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग एडिशनल कुछ चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि इफ़ E1 इज़ द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G1 एंड E2 इज़ द आइडेंटिटी of G2, then E1 comma E2 is the identity of G1 क्रॉस G2। और इसमें एक और क्या अलग होता है कि if G1 inverse is the inverse of G1 in G and G2 inverse is the inverse of G2 in G2, then G1 कॉमा G2 का जो इन्वर्स होगा वो बराबर होगा G1 इन्वर्स कॉमा G2 इन्वर्स के। यानी ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट का इन्वर्स निकालने का तरीका होता है। यानी जो ऊपर इन्वर्स है वो अलग अलग एलिमेंट पर इन्वर्स आ जाता है। और इसमें कुछ एक दो और अलग
बातें होती हैं जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं होती हैं। अब हम ऑप्शन को एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन क्या है? विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इसमें से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, हमें ये बतानी है। तो इसमें पहली तो है, क्योंकि ई डैश इज आइडेंटिटी ऑफ G1 स्टार G2। यहाँ पर एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को स्टार से डिनोट किया है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये प्रॉपर्टी होती है। मैंने अभी जो आपको बताया कि अगर ई आइडेंटिटी G1 की है और ई डैश आइडेंटिटी G2 की है, तो ई डैश आइडेंटिटी होगी G1 स्टार G2 की। ये ऑप्शन करेक्ट है। और देखो इसका ये जो ऑप्शन सी है ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप G1 क्रॉस G2 जो होता है, यानी जो ऑर्डर ऑफ G1 क्रॉस G2 होता है, यानी डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 और G2 का जो ऑर्डर होता है वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ G1 इंटू ऑर्डर ऑफ G2। यहाँ कार्डिनलिटी का मतलब ऑर्डर है। ये ऑप्शन भी करेक्ट होता है। और ऑप्शन डी ये भी करेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो A, B टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, वो G1 क्रॉस G2 से बिलोंग करते हैं। ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन जो ये ऑप्शन बी है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि A, B नॉट बिलोंग टू G1 क्रॉस G2। तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमें यहाँ पर यही बताना है जो नहीं है प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर नहीं के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में और भी कुछ होता है, लेकिन टाइम की वजह से और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इस वजह से थोड़ा इतना ही करते हैं हम यहाँ पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट व्हेन H एक्ट ऑन G बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। हमें बताना है कि अगर H G पर लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन से एक्ट करता है तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पर भी नॉट करेक्ट बताना है। तो हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेबलाइजर ऑफ A इजकल टू H सच दैट HA इजकल टू A इजकल टू आइडेंटिटी E इज ट्रिवियल। ऑप्शन बी है देयर आर नो फिक्स्ड पॉइंट इफ H नॉट इक्वल टू G। ऑप्शन सी है देयर आर नो फिक्स्ड पॉइंट इफ ऑर्डर ऑफ H ग्रेटर देन 1। ऑप्शन डी है द ऑर्बिट आर द राइट H कोसेट्स। तो देखो एक बार हम इसमें समझ लेते हैं, इसमें स्टेबलाइजर ए क्या होता है और ऑर्बिट क्या होते हैं, इनको एक बार हम थोड़ा समझ लेते हैं तो हमें ये स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी कि इसमें से क्या है। यहाँ पर दो तरीके से स्टेबलाइजर और ऑर्बिट की स्टेटमेंट बनती है कि अगर एक तो बनती है कि इफ़ G एक्ट ऑन H, एक तो ये बनती है कि अगर G एक्ट कर रहा है H पर अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार एंड A बिलोंग टू H बी एनी फिक्स्ड एलिमेंट और A बिलोंग टू H कोई फिक्स्ड एलिमेंट है। अब मैं थोड़ा फिक्स्ड एलिमेंट के बारे में आपको बताऊंगा फिक्स्ड एलिमेंट क्या होता है। देन दिस सेट GA इज इक्वल टू G बिलोंग टू G सच दैट G स्टार A इज इक्वल टू A, यानी G स्टार A अगर A के बराबर आ जाए तो वो सारे G क्या कहलाएंगे, उन G से बना हुआ सेट क्या कहलाएगा हमारा स्टेबलाइजर। तो ये सेट इज कॉल्ड स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर ऑफ A इन G। तो ये बनती है जब G एक्ट करता है H पर। एक तो ये स्टेबलाइजर की तब स्टेटमेंट बनती है। कोई एलिमेंट G बिलोंग टू G वो फिक्स्ड एलिमेंट कब कहलाएगा, ये मैं थोड़ा फिक्स्ड एलिमेंट के बारे में बता देता हूँ। इफ़ G स्टार A बराबर A आ जाए तो जो G कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एलिमेंट कहलाता है। फिक्स्ड एलिमेंट यहाँ स्टेबलाइजर क्या होता है, उन सभी एलिमेंट का एक सेट होता है जो
जी से बिलोंग कर रहे हो और जी स्टार ए अगर ए आ जाए तो वो जो सेट होगा वो क्या कहलाता है, स्टेपलाइजर कहलाता है ऑफ ए का इन जी। यानी जी के वो सभी एलिमेंटों का सेट जिसको ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमें ए वापस मिल रहा है, तो वो ए का क्या कहलाएगा, स्टेपलाइजर कहलाएगा। ये कब कब है, जब जी एक्ट ऑन एच होता है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ये तब होती है स्टेपलाइजर की स्टेटमेंट। अब एक स्टेटमेंट कब होती है, जब एच एक्ट करेगा जी पर, उसको और मैं एक बार बता देता हूँ। इफ एच बी आ सब ग्रुप of G and H act on G by left multiplication, by left यहाँ लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन दी हुई है, मल्टीप्लीकेशन, then stabilizer of A is given by, तो किस तरीके से गिवन होता है, गिवन बाय लिख देता हूँ, सेम लिखेंगे एच ए, यानी स्टेपलाइजर ऑफ ए वो होता है वो सारे एच के एलिमेंट एच बिलोंग टू जी सच दैट एच स्टार ए इजकल टू ए हो जाए। यानी इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच के वो सारे एलिमेंट सच दैट एच ए इजकल टू ए हो जाए, क्योंकि यहाँ पर एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। ये क्यों कर रहा है, इसकी ये स्टेटमेंट है। जब हम इस स्टेटमेंट को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे ढंग से, कि जब एच एक्ट करेगा जी पर अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो तब क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। उस केस में जो एच स्टार जी होता है वो एच जी के बराबर होता है। यहाँ पर एच किसका एलिमेंट होता है, एच एलिमेंट एच का होता है, और जो जी होता है वो एलिमेंट होता है जी का। ये इस वजह से इससे हमारी ये वैल्यू ये आएगी निकल के। मैंने शॉर्ट में थोड़ा बता दिया क्योंकि मेरा फोकस मैन है स्टेबलाइजर और ऑर्बिट बताने पर। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब देखो ये इसके बाद ये हो जाएगा, यानी वो सारे एच के एलिमेंट जिनमें अगर हम कैंसिलेशन ला लगाएं तो ये एच इजकल टू ई आ जाएगा, और ये फाइनली ये ई के बराबर आ जाएगा। तो हमारे यहाँ देखें ऑप्शन ए है जो हमारा वो करेक्ट है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है जो करेक्ट नहीं होगी, जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है हमें वो बतानी है। तो ये ऑप्शन ए तो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि स्टेबलाइजर ए कब, जब एच एक्ट ऑन जी बाय लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन, उसके लिए है ये स्टेबलाइजर की डेफिनेशन। तो मैंने थोड़ा यहाँ शॉर्टकट बताया क्योंकि स्पेस भी कम है, इस वजह से शॉर्ट में ही मैंने सारा कुछ बताया आपको। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और एक बार हम ऑप्शन सी को देख लेते हैं। देयर आर नो फिक्स्ड पॉइंट इफ ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर देन 1। अगर ऑर्डर ऑफ एच ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ कोई भी फिक्स्ड एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्स्ड एलिमेंट है केवल वो ई आ रहा है, हमारा ई आएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन डी देख लेते हैं। दी ऑर्बिट आर द राइट कोसेट्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारे ऑर्बिट होते हैं वो राइट कोसेट होते हैं। इसको भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये ऑर्बिट क्या होता है। ये ऑर्बिट क्या होता है इसे हम यहाँ पढ़ लेते हैं। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट होता है ए सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ एलिमेंट एच, यानी एच एलिमेंट की इमेज का ये सेट होता है। यानी कि यहाँ पर ऑर्बिट होगा एच जी, सेट एच जी सच दैट एच स्टार जी इजकल टू एच जी। यानी कि अगर हम एच का बाइनरी ऑपरेशन जी के साथ लें, एच जी आएगा, तो ये जो एच जी का ये सेट होता है। और ये जो सेट होता है क्या होता है, ये एक हमारा राइट को सेट होता है। तो ऑर्बिट आर द राइट एच को सेट, राइट एच को सेट होगा हमारा। तो ये स्टेटमेंट पे हमारी करेक्ट है। ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि देर आर नो फिक्स्ड पॉइंट्स इफ़ एच नॉट इक्वल टू जी। ये स्टेटमेंट गलत है कि अगर एच
जी के बराबर नहीं है तो यहाँ कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। ये फिक्स्ड एलिमेंट क्या होता है, मानो जैसे कोई जी बिलोंग टू जी है, कैपिटल जी से बिलोंग कर रहा है, ग्रुप जी से जी बिलोंग कर रहा है, और जी स्टार ए इजिकल टू ए आ जाता है, तो ये जो जी होगा वो फिक्स्ड एलिमेंट कहलाएगा इन ग्रुप जी में। और इसी तरीके से अगर कोई एच है, एच स्टार ए बराबर ए आ जाता है, तो जो एच है वो फिक्स्ड एलिमेंट कहलाएगा एच में। तो ये फिक्स्ड एलिमेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर ई है, ई तो ऑब्वियसली है, ई तो होगा ही होगा फिक्स्ड एलिमेंट। ये कह रहा है कि देयर आर नो फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, यानी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर वही बतानी है जो नॉट करेक्ट है, क्योंकि ई तो होगा ही, ई तो ऐसा एलिमेंट है जो कि फिक्स्ड एलिमेंट होता ही होता है, ट्रिवियल है वो तो ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत हो गया। हमें गलत ही बतानी है, विच इज़ नॉट करेक्ट, वो ही बतानी है। यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया इसको, इसके लिए हो सकेगा मैं डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा पूरी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि इफ़ ए कॉमा बी आर सबसेट ऑफ एक्स एंड ए क्रॉस बी इज आइसोमॉर्फिक टू एक्स देन वी से दैट एक्स इज। तो देखो ये एक रिजल्ट है। ये रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि जो मान लो G1 और G2 हमारे दो ग्रुप है और उनका जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो आइसोमॉर्फिक होता है, आइसोमॉर्फिक होता है किसके, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के। ये हमेशा एक रिजल्ट होता है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है। तो इसमें जो ये दो ग्रुप हैं उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो वो आइसोमॉर्फिक होगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की। तो इसका आंसर हमारा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट आएगा। ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये आप जब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का कंसेप्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में कुछ कंडीशन होती हैं, अगर उनको वो फॉलो करता है तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट में एक तो जैसे मान लो हमारे पास दो सब ग्रुप है H1 और H2। अगर G इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है H1 और H2 का, तो एक तो G इजकल टू H1 इंटू H2 होना चाहिए। दूसरा H1 और H2 दोनों नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, और H1 इंटरसेक्शन H2 हमारा E के बराबर होना चाहिए, यानी आइडेंटिटी के अलावा इनमें कोई और एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। और जो G का कोई भी एलिमेंट है वो इन दोनों H1 और H2 के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाना चाहिए, तब ये जो G होता है वो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है H1 और H2 का, और ये एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है। एक्चुअली में एक थ्योरम होती है कि जो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है और जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। एवरी फाइनाइट ग्रुप G कैन बी एम्बेडेड इन सिमेट्रिक ग्रुप इज। देखो ये हमारी केले थ्योरम है, ये केले थ्योरम की ही स्टेटमेंट है। यहाँ पर एम्बेडेड का मतलब आइसोमॉर्फिक ही है। अभी मैंने इसी वीडियो में ऊपर बताया है, यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। केले थ्योरम, एवरी ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू आ परमुटेशन ग्रुप। सिमेट्रिक ग्रुप को ही परमुटेशन ग्रुप भी कहते हैं हम। तो यहाँ पर ये मतलब है एवरी फाइनाइट ग्रुप G कैन बी एम्बेडेड, यानी वही आइसोमॉर्फिक है इन आ सिमेट्रिक ग्रुप यानी परमुटेशन ग्रुप में। तो ये केले थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरीके से भी लिखी जा सकती है। तो केले थ्योरम की स्टेटमेंट है। बाकी गॉजी डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और टेलर्स थ्योरम की स्टेटमेंट आप पहले भी पढ़ चुके हो। तो बाकी देखो इस क्वेश्चन को तो हम वैसे भी देख के कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी जो बाकी तीन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट बनती हैं इनकी। इसमें बिल्कुल यूनिक स्टेटमेंट हमें ऑप्शन ए ही नज़र आ रही है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एवरी फाइनाइट ग्रुप कैन बी एम्बेडेड इन अ सिमेट्रिक ग्रुप, यानी कोई भी फाइनाइट ग्रुप
आइसोमॉर्फिक होता है एक सिमेट्रिक ग्रुप के या परमुटेशन ग्रुप के। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ ग्रुप जी द मैपिंग एफ जी टू जी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी इज ऑटोमॉर्फिज्म इफ जी इज, ऑप्शन ए दिया हुआ है साइक्लिक, ऑप्शन बी एबेलियन, ऑप्शन सी स्पोरेडिक, ऑप्शन सी अल्टरनेटिंग। तो देखो इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि अगर एफ एक्स इजकल टू एक्स इनवर्स दिया हुआ है और वो ऑटोमॉर्फिज्म है तो बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है कि जैसे कोई मैपिंग एफ जी टू जी है, वो ऑटोमॉर्फिज्म कब होगी, अगर वो तो नंबर 1 होमोमॉर्फिज्म होना ज़रूरी है उसकी, होमोमॉर्फिज्म यानी होमोमॉर्फिज्म हो वो, और दूसरा 1-1 हो, तीसरी कंडीशन ऑन टू हो। अगर ये तीनों कंडीशन हो जाती हैं और वो मैपिंग जी टू जी हो तो वो ऑटोमॉर्फिज्म कहलाती है। तो पहले हम इसमें देखते हैं कि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन चेक करते हैं। पहले यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि मैं 2 एलिमेंट लेके चलता हूँ x, y बिलोंग टू डोमेन जी के, और मुझे क्या मिल जाना चाहिए एफ एक्स इंटू एफ जी। मान लो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन स्टार है तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए एफ एक्स स्टार वाई इजकल टू एफ एक्स स्टार एफ वाई, ये मिल जाना चाहिए मुझे। तो ये मेरा होमोमॉर्फिज्म कहलाएगी। तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले एफ एक्स वाई निकालता हूँ दी हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पे हम एक्स वाई का इन्वर्स करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, देखो आपको पता है अगर एक्स वाई का होल इन्वर्स करते हैं तो क्या होता है वाई इन्वर्स इंटू एक्स इन्वर्स होता है, जबकि हमें यहाँ पर चाहिए एक्स इन्वर्स को आगे और वाई इन्वर्स को पीछे। तो वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है अगर ये अबेलियन हो, तभी हम इसको आगे लिख सकते हैं। अगर एक्स इन्वर्स आगे और वाई इन्वर्स को पीछे लिखेंगे तो ये कब पॉसिबल होगा, इफ़ जी इज अबेलियन होगा तभी ये पॉसिबल है। तो इसका जो आंसर क्या होगा, जी इज अबेलियन। इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी अगर जी अबेलियन होगा तभी हम इनको आगे पीछे कर सकते हैं और तभी ये एफ एक्स स्टार एफ वाई आएगी हमारी, तभी होमोमॉर्फिज्म होगा। बाकी 1-1 और 2 ये हो जाएगा। यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म से ही पता चल गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए कौन से ऑप्शन करेक्ट है। देखो अभी हमने ऊपर इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि मान लो जैसे जी कोई ग्रुप है और H1 एंड H2 उसके 2 सब ग्रुप हैं, और वो कैसे सब ग्रुप हैं कि नंबर 1 एक तो H1 और H2 क्या होने चाहिए, आर नॉर्मल, ये नॉर्मल सब ग्रुप होने चाहिए, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2 क्या कंडीशन होती है कि H1 और H2 के बीच में इंटरसेक्शन आइडेंटिटी ई के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन 3 क्या होती है कि जी होता है वो H1 इंटू H2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि जी का हर एक एलिमेंट जो जी से बिलोंग कर रहा है वो किस तरीके से लिखा जाना चाहिए, जी इक्वल टू होना चाहिए H1 इंटू H2 के, यहाँ पर H1 किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल H1 से बिलोंग कर रहा है, और H2 किससे बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल H2 से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ देखो ऑप्शन डी है जो, उसमें देखो ये H1 और H2 क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप है, सब ग्रुप तो होना पहले ज़रूरी है तभी तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है कि H1 और H2 दोनों सब ग्रुप होने चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी H1 और H2 दोनों सब ग्रुप होने चाहिए जी के। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये ऑप्शन कन्फ्यूज करने के लिए हैं, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू p टू द पावर k इंटू m वेयर p इज अ प्राइम एंड p डज नॉट डिवाइड m। ए सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर p के इज कॉल्ड।
देखो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी साइलो पी सब ग्रुप की है। मैं एक बार साइलो पी सब ग्रुप की स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये हमारी दी हुई स्टेटमेंट क्लियरली समझ में आ जाएगी। साइलो पी सब ग्रुप, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कोई पी यहाँ पर कोई प्राइम नंबर है, सच दैट p to the power n divides order of ग्रुप g, यानी जो p to the power n है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रही है। एंड p to the power n plus 1 does not divide order of g के ऑर्डर को डिवाइड नहीं कर रही, यानी p to the power n तो डिवाइड कर रही है ऑर्डर ऑफ g को, बट p to the power n plus 1 डज नॉट डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, ये डी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर रही है। तो ये जो देन सब ग्रुप, मान लो h मान लेते हैं, सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर p to the power n is called p साइलो सब ग्रुप, p साइलो सब ग्रुप, ये साइलो p सब ग्रुप। तो इस तरीके का जो p to the power n ऑर्डर का जो सब ग्रुप होता है वो साइलो p सब ग्रुप कहलाता है। अब देखो जो दी हुई स्टेटमेंट है उसको हम समझते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, जी हमारे पास कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसका जो n है यानी ऑर्डर ऑफ ग्रुप g वो यहाँ n लिया गया है, वो हमें क्या दिया हुआ है p to the power k इंटू m हमें दिया हुआ है। तो इट मीन्स जो p की पावर k है वो n को डिवाइड कर देगी, यानी p की पावर k की अगर हम वैल्यू निकालें तो n बाई m आएगी, यानी p to the power k डिवाइड कर रहा है n को, यानी ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है। वेयर p इज प्राइम, p क्या प्राइम है, एंड p डज नॉट डिवाइड m, और p m को डिवाइड नहीं कर रहा है। अ सब ग्रुप h ऑफ ऑर्डर p to the power k इज कॉल्ड, ये वही मतलब है साइलो p सब ग्रुप कहलाएगा वो, यानी यहाँ पर वही साइलो p सब ग्रुप की ही ये स्टेटमेंट है। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जिस तरीके से मैंने लिखा है, और जो दी हुई स्टेटमेंट है उसके तरीके से भी हम इसे लिख सकते हैं। और ये p ग्रुप क्या होता है, एक बार p ग्रुप को हम समझ लेते हैं। p ग्रुप क्या होता है, p ग्रुप अ ग्रुप of order p to the power r where p is prime, यहाँ पर p क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, is called p ग्रुप, वो क्या कहलाता है, p ग्रुप कहलाता है। यानी अगर p की पावर r टाइप के जहाँ पर जो ग्रुप होते हैं p की पावर r टाइप के, यहाँ r को इंटीजर होना चाहिए, तो ये जो ग्रुप होते हैं क्या कहलाते हैं, p ग्रुप कहलाते हैं हमारे इस टाइप के, यानी जिसकी प्राइम नंबर की पावर में जिसके ग्रुप का ऑर्डर होता है वो सारे p ग्रुप कहलाते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, लेट h बी अ सब ग्रुप ऑफ g, देन h इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप इफ एच ए इजकल टू ए एच हो जाए, और यहाँ पर ए किससे बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग टू जी, यानी फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, यानी सभी ए बिलोंग टू जी के लिए अगर एच ए इजकल टू ए एच हो जाए तो जो एच है वो क्या कहलाता है, नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। सिंपल सब ग्रुप क्या होता है, सिंपल सब ग्रुप किसी भी ग्रुप के जी, खुद जी और ई ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अगर कोई ग्रुप ऐसा है जिसके केवल दो ही नॉर्मल सब ग्रुप हों, यानी जी और ई, तो जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है, वो सिंपल ग्रुप कहलाता है। और जी और ई इसके क्या कहलाते हैं, सिंपल सब ग्रुप कहलाते हैं।
यानी ऐसा ग्रुप जिसके केवल 2 ही सब ग्रुप हों, एक तो जी और एक ई, ये हमेशा क्या होते हैं, उसके ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं और ऐसे ग्रुप को सिंपल ग्रुप कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड जी हैज़ ओनली 2 नॉर्मल सब ग्रुप ई एंड जी इटसेल्फ, देन इट इज़ कॉल्ड सिंपल ग्रुप। ये हमने अभी पढ़ा है, सिंपल ग्रुप कहलाता है वो। साइलो पी सब ग्रुप हमने पढ़ लिया है। नॉर्मल पी सब ग्रुप, नॉर्मल पी सब ग्रुप क्या होता है, ऐसा पी सब ग्रुप जो नॉर्मल भी हो वो नॉर्मल पी सब ग्रुप कहलाता है। इस वीडियो में हमने DTRPLS TGT मैथ मेल सेकंड शिफ्ट 2021 के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।